सारे सवाल पूछने का एक बार रुका अपने। तो हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया और पकड़ के उसको अजमेर का राजा बनाया गया। कुछ समय तक उसने गौरी के अधीन शासन किया और बाद में उसको वापस बगावत करता है। इस बार पुनः पकड़ा गया और पकड़ के उसको मार। ये तुर्कों की तरफ की हिस्ट्री है ना, वो ये सुनाते हैं। अपनी तरफ की कहानी लिखता है चंद बरदाई। कौन लिखता है? चंद बरदाई कहता है कि भाई साहब पकड़ा था, हम हारे थे युद्ध, हारने के बाद पकड़ा उसको, पकड़ने के बाद ले गए गजनी। कहाँ ले गए? और गजनी ले जाके वहां पे गौरी के सामने पेश किया और गौरी ने कहा कि आंखें नीचे। पृथ्वीराज ने आंखें नीचे नहीं की, इसलिए उसने आंखें निकाल ली। उसने कहा अच्छा मेरे सामने आंखें निकाल निकाल के देखता है, आंखें निकाल लो और इसकी बारी। आंखें निकाल ली, जेल के अंदर बंद कर दिया। चंद्रबरदाई कहता है पृथ्वीराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गजनी गया, उससे जेल में जाके मिला, जेल में जाके मिला तो मुझे पता चला कि उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई। मैं गौरी से जाके मिला और मैंने गौरी को जाकर कहा कि सुल्तान हमने तेरे को पकड़ा था और तेरे को वापस छोड़ दिया था, तुमने पकड़ा और पकड़ गया और हमारे राजा की आंखें निकाल ली। गौरी ने कहा भारतीय संस्कृति कहती है कि दुश्मन को पकड़ लो और दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दो, माफी नहीं मांगे तो भी उसके साथ बुरा बर्ताव तो मत करो। हमारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन को पकड़ने के बाद आंखें निकालो फिर मारो, तो अभी तो आंखें निकाले, अभी तो मारेंगे। और चंद्रबरदाई ने कहा कि आप जो तुम्हारी जेल में कैद में उसके साथ हो तुम कुछ भी कर सकते हो, पर फिर भी तुम जानते नहीं हो हमारे राजा के पास में एक अद्वितीय शक्ति। क्या है तुम्हारे राजा के पास ऐसा? उसने कहा हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। क्या जानता है? गौरी ने कहा मतलब क्या हुआ? आवाज पे तीर चलाना जानता हूं। गौरी ने कहा मैं मिला सुबह से भाई साहब, जिस आदमी की आंख नहीं है, जिसको दिखता नहीं है, और तुम कहते हो वो आवाज पे तीर चला देता है, ऐसे कैसे हो सकता है? और चंद्रबरदाई ने कहा अरे इसका मतलब तूने भारत की संस्कृति को कहां जाना है, हमारे तो आवाज के तीर के चक्कर में बड़े बड़े कांड हो गए भाई साहब। हमारे तो अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, कौन थे? और शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे थी। सरयू जी के किनारे एक दिन महाराज दशरथ रात को बैठे हुए कि सरयू जी में जैसे ही कोई पानी पीने के लिए जानवर आएगा शिकार करेंगे उसका, क्योंकि जैसे पानी पीने के लिए जानवर आता वो मुंह डालता, आवाज आती, महाराज दशरथ शिकार कर लिया करते। बदकिस्मती उस दिन वहां पर पानी भरने के लिए श्रवण कुमार, जो कि अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हुए वहां से निकल रहा था, वो पहुंचा। उसने जैसे ही अपना बर्तन डाला, छपाक की आवाज के साथ महाराज दशरथ ने तीर चलाया, श्रवण कुमार को मार दिया। मनुष्य की चित्कार सुनकर महाराज दशरथ भाग कर गए, देखा कि युवक छटपटा रहा है। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? युवक ने पुनः कहा कि महाराज इतना पूछने की अब समय नहीं है, प्लीज मेरे अंधे माता पिता वेट कर रहे होंगे, उनको पानी पिलाइए। दशरथ पानी लेके श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए तो दशरथ से कुछ बोला नहीं गया, पर माता पिता पद चाप से समझ गए कि व्यक्ति तो कोई तीसरा ही है। उन्होंने पूछा तुम कौन हो, हमारा श्रवण कुमार कहाँ है? महाराज दशरथ ने कहा कि मैं सॉरी बोलता हूँ, क्षमा मांगता हूँ आपसे, आपके बेटे को मेरे तीर से मृत्यु हो चुकी है, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, प्लीज मेरे साथ चलिए, प्लीज ये पानी पी लीजिए। और श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने रोते रोते कहा कि महाराज दशरथ अब जब बेटा चला गया तो हम भी जीकर क्या करेंगे, पर हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, पर इसी प्रकार तुम कभी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। समय का चक्र घुमा, महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भरत का राज तिलक किया गया, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास में। और भगवान श्री राम जब वनवास के लिए पधारे तो महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे जैसे श्रवण कुमार के अंधे माता पिता। शब्द वेदी बाण नहीं होता तो रामायण ही नहीं होती। पूरी कहानी तो हमारे वनवास जाओ, सीता जी का अपहरण हो और पूरा लंका कांड है भाई साहब, पूरी लंका चलानी पड़ी हमें तो, वरना हमारी तो कहानी वहां पे जाके समाप्त हो जाती। तो हमने कहा साहब शब्द वेदी बाण ने तो हमारे मोटे मोटे काम करवाए हैं। गौरी ने कहा यदि इतना ही शब्द वेदी बाण तुम्हारा राजा चलाना जानता तो सुल्तान कौतक देखना पसंद करेगा, ये जो अचंबा है ये मुझे दिखाया जाए। अगले दिन गौरी एक बड़े से मचान पर आके बैठा, पृथ्वीराज को एक पोडियम पर खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई कि इस घंटी पे तीर चलाएगा, घंटी पे जैसे आवाज आएगी पृथ्वीराज तीर चला देगा। और चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने पृथ्वीराज को कहा कि गोली मार अपने, तो अपने कोई तीर वीर नहीं चलाना घंटी पे, तेरे राइट साइड के अंदर गौरी बेटा वैसा उल्टा दे। अरे पृथ्वीराज ने कहा मेरे को क्या पता कितनी दूर बैठा हुआ है, तीर संधान करने के लिए ध्यान होता ना, इतनी दूरी है इस पर ही है। उसने कहा मैं बताता हूँ तुझे, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान हैर मत चुके। वो दूरी बताता, 4 बांस, बांस होता है बांस, 4 बांस लगा दीजिए, 24 गज, गज होता है फुट, गज अपने बोलते हैं, 24 गज अंगुल अष्ट और 8 अंगुलियां, 4 बांस लगा दे फिर 24 गज और 8 अंगुलियां, इतने के ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, हे चौहान चूक मत जाना। और पृथ्वीराज चुका ही नहीं, कहते उसने तीर मारा, गोरी को मार दिया। गोरी के सैनिक जब तक पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को मारते, उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया, एक दूसरे को मार के वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो ये कहानी सुनाई किसने? चंद्रबरदाई तो वहां पे मर गया। यदि आपने एक मूवी देखी हो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, है ना, कैरेबियंस पायरेट में लुटेरे,
लुटेरे जो होते हैं, तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के चंगुल में जो कोई फंस जाता है वो कभी जिंदा बचकर वापस, तो जैक स्पैरो उसके अंदर कहता, तो ये कहानियां सुनाता कौन है? कौन बताता कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ये है वो है? हालांकि हम जवाब देते हैं, हम कहते हैं चंद बरदाई के बेटे ने इस कहानी को पूरा किया था, बेटे का नाम है जलहन। क्या नाम है? और फिर भी सवाल खड़े होते हैं। कहानी है 1192 की। कब की है? इस किताब का पहली बार पता चलता 1676 की राज प्रशस्ति में, जब 1676 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह राजसमंद झील बना रहे थे। राजसमंद झील के बाद वो राजसमंद झील के पास एक अभिलेख लगवा रहे हैं, राज अभिलेख या राज प्रशस्ति। उस अभिलेख के अंदर राजा ये कह रहा है कि राजस्थान का इतिहास या मेवाड़ का इतिहास लिखेंगे। मेवाड़ का इतिहास जानने के लिए आसपास की रियासतों का इतिहास जानना भी जरूरी था, क्योंकि मेवाड़ के राजा ने मारवाड़ पर अटैक किया तो वहां पर भी कुछ लिखा हुआ होगा, मारवाड़ के राजा ने मेवाड़ शादी किए तो कुछ ना कुछ वर्णन मिलेगा। राणा राज सिंह ने अपने लोग भेजे कि जाओ जाके इतिहास लेके आओ। एक व्यक्ति जब अजमेर पहुंचा तो अजमेर में उसे एक बंदा मिला, उसने कहा कि मैं चंद्रबरदाई का वंशज हूं, मेरे पास एक बुक पड़ी है पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान की जानकारी देती है। वो बुक पहली बार मेंशन की गई राज प्रशस्ति में, घटना के लगभग 400-500 साल बाद। हम अभी तक ये नहीं जानते ये पृथ्वीराज रासो जो हमारे पास है वो वही है क्या जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। फिर दूसरा लोचा ये है कि पृथ्वीराज रासो की घटनाएं यदि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो सारी उल्टी पुल्टी है, उसने कुछ भी सच्चा नहीं लिखा है। क्योंकि चंद्रबरदाई ये लिख देता है कि जयचंद और पृथ्वीराज दोनों मौसी के बेटे भाई थे, और पृथ्वीराज का जो ननिहाल था वो दिल्ली था, जबकि हम जानते हैं कर्पूरी देवी चेदी की राजकुमारी और अचलराज कलचुरी की पुत्री है। इस प्रकार की कई गड़बड़ियां करता है, इसलिए पृथ्वीराज रासो अभी तक भी हिस्टोरिकली सही नहीं मानी जाती है। तो पृथ्वीराज रासो हिस्टोरिकली सही नहीं मानी जाती है, तो हम इस घटना पर भी हमें नहीं पता कि ऐसा हुआ था ऐसा नहीं हुआ था। संभवतः ज्यादा ये माना जाता है कि हसन निजामी जो कह रहा है वो भी बात है सच्ची नहीं, जो चंद्रबरदाई कह रहा है वो भी सच्ची नहीं, रास्ता इनके बीच का है। यहाँ से पृथ्वीराज को पकड़ा है, पकड़ के उसको गजनी लेके गए, गजनी ले जाने के बाद उसकी आंखें निकाली, आंखें निकाल के मार दिया उसको। सिंपल सा इतना इतना सा वहां पर किया गया। पहले पड़ गई बात। देखो पृथ्वीराज की हार के कारण अपने सवाल ये है। हाँ अब तुम पूछो क्या पूछ रहे थे।